हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल के अंदर टॉपिक देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन called as कार्बोहाइड्रेट। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के प्रेजेंस होते हैं और उसके साथ में एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप का प्रेजेंस होता है। क्योंकि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के साथ में कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, इसलिए हम लोग इस कंपाउंड को डिफाइन करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्लासिफाई करें तो हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे ज्यादा सिंपलर फॉर्म में इस कार्बोहाइड्रेट को बाय हाइड्रोलाइसिस चेंज नहीं किया जा सकता। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मोर सिंपलर फॉर्म बाय हाइड्रोलाइसिस। तो मोनोसेक्राइड में एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, etc। ओलिगोसेक्राइड को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो अप टू 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस होता है। ओलिगोसेक्राइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस अप टू 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज, etc। और पॉलीसेक्राइड मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करता है अपॉन हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट मिलता है तो हम लोग इसको पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है स्टार्च। सबसे पहले हम लोग मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज में आ जाते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। इट मीन्स वन मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम ऑक्सीजन एटम के मौजूद होता है। ग्लूकोज का प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज का प्रिपरेशन हम लोग सुक्रोज से कर सकते हैं। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का इक्वल अमाउंट प्रोड्यूस होता है। तो इसके प्रिपरेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फ्रॉम सुक्रोज देखेंगे। सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 और इसको जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ या डाइल्यूट HCl के साथ, जब डाइल्यूट H2SO4 या HCl के साथ में इसको बॉयल करते हैं, H2SO4 या HCl के साथ में सुक्रोज को बॉयल करते हैं इन अल्कोहलिक मीडियम। अल्कोहलिक मीडियम में जब आप सुक्रोज को बॉयल करते हैं विथ डाइल्यूट H2SO4 और विथ डाइल्यूट HCl तो इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों इससे इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जब आप सुक्रोज को बॉयल करते हैं इन अल्कोहलिक मीडियम
with H2SO4 or with dilute HCl. दूसरा प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम स्टार्च. फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल N. जब इसको हम लोग बॉयल करते हैं विथ वाटर 393 केल्विन पे एंड 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो स्टार्च को बॉयल करने से आपको ग्लूकोज मिलता है और यहाँ सिर्फ ग्लूकोज ही मिलता है. स्टार्च को बॉयल करें वाटर के साथ तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लूकोज मिलता है. इन मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा. इन मोल ऑफ C6H12O6 लिखे हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज देता है. जब स्टार्च को हम वाटर के साथ में बॉयल करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो 393 केल्विन एंड 2 to 3 बार प्रेशर पर ये आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में आ जाते हैं. ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट होता है. ग्लूकोज सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है. These are physical properties. ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट रिएक्शन के द्वारा हम लोग इसके स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन करते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है. तो फर्स्ट है रिएक्शन विथ HI. जब ग्लूकोज को HI के साथ में हीट करते हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. ग्लूकोज को जब HI के साथ में हीट करते हैं तो HI के साथ में हीट करने पर इससे नॉर्मल हेक्सेन मिलता है. नॉर्मल हेक्सेन मिलने का मतलब हो गया ग्लूकोज में कार्बन चेन अनब्रांच्ड चेन के रूप में मौजूद है. इसमें कोई ब्रांचिंग मौजूद नहीं है. अनब्रांच्ड कार्बन चेन ग्लूकोज में मौजूद है, क्योंकि जब इसको HI से रिड्यूस करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन मिलता है, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है. इसका मतलब ग्लूकोज में भी कार्बन चेन के अंदर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, इसमें अनब्रांच्ड चेन होता है. सेकंड है रिएक्शन विथ HCN. जब हम लोग ग्लूकोज का HCN के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो HCN के साथ में ये एडिशन रिएक्शन में जाता है और ये HCN के साथ में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं. जैसा कि आपने देखा है HCN के साथ में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाता है. HCN के साथ में ग्लूकोज भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने का मतलब हो गया कि इसमें CO डबल बॉन्ड का प्रेजेंस है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस. जब कार्बोनिल ग्रुप होगा तो HCN को ऐड करने पर साइनाइड कार्बोनिल के कार्बन पर ऐड होता है और H+ ऑक्सीजन पर ऐड होता है. ये H+ ऑक्सीजन पे और साइनाइड कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर ऐड हो जाते हैं. यहाँ कार्बोनिल ग्रुप का CO बॉन्ड तोड़ दिए हैं और CO के C पर साइनाइड को और O के साथ में H+ को जोड़कर OH ग्रुप बनाए. इस कंपाउंड को हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं. क्योंकि ग्लूकोज से ये साइनोहाइड्रिन बन रहा है तो हम लोग इसको ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बोलेंगे. ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हम लोग इस कंपाउंड को बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के साथ में HCN का एडिशन हुआ और HCN के एडिशन के द्वारा आपको
ये साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट किया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। इसको हम लोग ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सीलेमिन NH2OH। अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में हाइड्रोक्सीलेमिन जब रिएक्ट करते हैं तो उससे ऑक्साइन बनता है। ग्लूकोज भी ऑक्साइन बनाते हैं हाइड्रोक्सीलेमिन से रिएक्ट करके। इससे ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस है। जैसे अल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोक्सीलेमिन के साथ में रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइन बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ग्लूकोज भी हाइड्रोक्सीलेमिन के साथ में रिएक्ट कर जाता है और इससे ऑक्साइन बन जाता है। ऑक्साइन बनने से ये कंफर्म होता है, ऑक्साइन के फॉर्मेशन से ये कंफर्म होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस है। तो ये अब जो दो रिएक्शन बताया गया, रिएक्शन विथ HCN एंड रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सीलेमिन, ये दोनों रिएक्शन कंफर्म करता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप मतलब अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप का प्रेजेंस है। एवं रिएक्शन विथ HCN और हाइड्रोक्सीलेमिन confirmed the presence of carbonyl group in the glucose। अब कार्बोनिल ग्रुप है कोई अल्डिहाइड का ग्रुप है या फिर कीटोन का ग्रुप है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड का ग्रुप है या कीटोन का ग्रुप है, ये कंफर्म कैसे होगा? क्योंकि आप जानते हैं अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ईजियर होता है इन कंपेरिजन टू कीटोन। अल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन कीटोन को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। तो जब हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इससे ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है और इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप के प्रेजेंस है। तो रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर। तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का और ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू ग्लूकोनिक एसिड। जब यहाँ पर ब्रोमीन और वाटर यूज करेंगे तो ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से ऑक्सीजन जनरेट होता है और ये न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन जो होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और इस अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अल्डिहाइड इससे ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट मीन्स ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्डिहाइडिक ग्रुप को भी ग्लूकोज में जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है उस अल्डिहाइडिक ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करता है। अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर जाता है। जो CHO ग्रुप हैं वह ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर जाते हैं और ये कंफर्म करता है कि जरूर ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप का प्रेजेंस है, तभी ब्रोमीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज कर पाता है। यदि ये कीटोनिक ग्रुप होता तो ब्रोमीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो दिस रिएक्शन confirm the presence of aldehydic group, it means CHO group in glucose। ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, वह इस रिएक्शन से कंफर्म होता है जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ में ऑक्सीडाइज कराते हैं
तो ग्लूकोज ग्लूकैरिक एसिड में चेंज कर जाता है। इसको हम लोग सैकरिक एसिड भी बोलते हैं। तो जब HNO3 के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं तो इससे प्रोड्यूस होता है ग्लूकैरिक एसिड। इससे प्रोड्यूस हो गया ग्लूकैरिक एसिड, मतलब दोनों एंड पर ये ऑक्सीडेशन हुआ। अल्डिहाइडिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और ये जो प्राइमरी कार्बन प्रवेश ग्रुप है यह भी ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर जाते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ग्लूकैरिक एसिड। इसको बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड या इसी को कहा जाता है सैकरिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड या सैकरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब हम लोग HNO3 के साथ में इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि HNO3 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 ग्लूकोज के दोनों एंड पर ऑक्सीडेशन कराता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिल ग्रुप बनाता है और साथ में प्राइमरी कार्बन पर जो H ग्रुप है इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा आसान होता है। सेकेंडरी कार्बन पर जो H ग्रुप जो है उसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है। तो प्राइमरी कार्बन जो है जिस पर H ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया और पहले ये इसको अल्डिहाइड बनाता है और अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों ही एंड पर दो CH ग्रुप जुड़ जाते हैं। बाकी का जो सेकेंडरी कार्बन है जिस पर H ग्रुप जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए रह जाते हैं। हम लोग इस एसिड को क्या बोलते हैं? ग्लूकैरिक एसिड। एसिड को बोलते हैं हम लोग सैकरिक एसिड। अब ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं उसको कंफर्म करने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराया गया। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का तो 5 मॉलिक्यूल और 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट हो जाता है विथ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज which confirm 5 OH group, 5 hydroxy group in the glucose। जब आप ग्लूकोज के साथ, ये ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज के साथ में हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O का रिएक्शन कराते हैं तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के साथ में 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करते हैं और इससे पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होता है इससे ये कंफर्म हो जाते हैं कि टोटल 5 OH ग्रुप हैं, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करते हैं और ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड का जब अल्कोहल के साथ में रिएक्शन होगा तो उससे एसीटेट प्रोड्यूस होता है और यहाँ पेंटा एसीटेट बनता है ग्लूकोज का, जो कंफर्म करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है। जितने OH ग्रुप रहेंगे उतने मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के यहाँ रिएक्ट कर जाते हैं और सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड इससे मिलता है। AC हम लोग एसिटाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। CH3CO ग्रुप को हम लोग AC बोलते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में 2 CH3CO ग्रुप एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होता है और जब इसका हम लोग ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के साथ में 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट कर जाते हैं और इससे पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज फॉर्म करता है। इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन द ग्लूकोज। इसके बेसिस पर हम लोग ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर CO ग्रुप के साथ में एक हाइड्रोजन को दिखाएंगे फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप होता है। ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पर एक OH ग्रुप जो तीसरे कार्बन पे होते हैं, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पर, इसका ओरिएंटेशन अलग होता है और इस तरह से आपने टोटल 5 OH ग्रुप को दिखाया है
जिसमें 4 कार्बन कायरल कार्बन एटम होते हैं इसमें, और बाकी के 2 कार्बन एटम ए कायरल होते हैं। अब यहाँ पर 4 कायरल कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन जब 4 होगा तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 टू दी पावर n होता है, जहां पर n नंबर ऑफ कायरल कार्बन के बराबर होता है। n जो होते हैं वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन के इक्वल होते हैं। तो 2 टू दी पावर 4 कर देने पर ये 16 आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज कितने होंगे? दैट इज इक्वल टू 16। तो आज का काम हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे आपको इसके आगे के टॉपिक को बताएंगे, जिसमें आपको ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर, और कहाँ कहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंक बनता है डाइसेक्राइड्स में एंड स्टार्च में, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो रोज़ देखें। नॉट ओनली इन द बोर्ड एग्जाम, आपको सारे एग्जाम में जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें भी हमारे वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।